हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि हम छत्तीसगढ़ के भूगोल में डॉक्टर एल एन वर्मा जी का किताब पढ़ रहे हैं। साथ ही इसमें हम जो है पर्यटन चैप्टर में पहुंचे हुए हैं। ठीक है, पर्यटन चैप्टर बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको पहले ही बताया था मैंने। ठीक है, जैसे ही आज हमारा जो है पर्यटन कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से, और पर्यटन जैसे ही कंप्लीट होने के बाद 1 से 2 वीडियो और आएगा इसका, उसके बाद ये जो है छत्तीसगढ़ का भूगोल हमारा समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इस वीक जो है हम इस छत्तीसगढ़ के भूगोल को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ और व्याकरण का जो किताब आपको मैंने टेलीग्राम में बताया है, उससे इसका जो है उसको स्टार्ट करेंगे हम, और छत्तीसगढ़ी व्याकरण को पढ़ेंगे। साथ ही कला और संस्कृति की ओर भी आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं और आप जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स का वीडियो देखना चाहते हैं आगे भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही हिंदी ग्रंथ अकादमी की जितने भी पुस्तकें हैं, साथ ही जो फेमस राइटर है और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पीएससी और व्यापम में, ऐसे सोर्स के जितने भी पुस्तक है, सबका अध्ययन इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। वीडियो थोड़ा सा धीरे आता है, ठीक है, कंटिन्यू वीडियो बनाता हूँ मैं, लेकिन हर सब्जेक्ट को एक साथ बना पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको टाइपिंग भी करना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, और आपके लिए उसको रिकॉर्ड भी करना पड़ता है, लाइव क्लास भी लेना पड़ता है। तो मेरा कोशिश ये रहता है कि 1 से 2 वीडियो आपको मैं जो है प्रोवाइड कर सकूं, है ना, प्रतिदिन। और आपको प्रतिदिन वीडियो तो मिलता ही है। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल आप उसको जाकर देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि अभी तक मैंने लगभग 50-60 वीडियो जो है आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ इतिहास, भूगोल, कंप्यूटर, और साथ ही और हिस्ट्री का एनिमेटेड वीडियो भी डाला हुआ है मेरे चैनल पर, तो आप सबको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप आज जो हम पढ़ेंगे जितना भी रिमेनिंग जो पर्यटन स्थल है उसके बारे में, तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अचानक मार के बारे में। ठीक है, अचानक मार अभ्यारण्य आप जानते हैं मुंगेली जिला में। ठीक है, तो इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, आम करके अचानक मार मुंगेली जिला। सतपुरा पर्वत श्रेणी के मैकल पहाड़ी की गोद में फैला नर्मदा, सोन तथा जोहिला नदियों की धाराओं से पल्लवित संपूर्ण क्षेत्र मुंगेली जिले में स्थित है। मतलब अचानक मार जो अभ्यारण्य है, ठीक है, टाइगर रिजर्व भी है, ये कहाँ है? तो ये है मुंगेली जिला में। कौन कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी। ध्यान रखेंगे, इस अभ्यारण्य में पर्यटकों को विहंगम दृश्य देखने के लिए अचानक मार के करीब माचा डोंगरी तथा लमनी क्षेत्र में झंडी डोंगरी व विराट पानी डोंगी में ऊंचे वाच वाच टावर बनाए गए। ठीक है, क्या टावर बनाए गए? वाच टावर बनाए गए, वहां से आप जाके देख सकते हैं। सुबह का उगता सूरज और अस्तांचल में समाता सूर्य यहाँ से देखना सुखद अनुभव होता है। आप जानते हैं अमरकंटक आप गए भी होंगे, अगर आपको मालूम है तो अमरकंटक में भी ये दृश्य आपको देखने को मिलता है, जो वहाँ से सूरज जब उदय होता है, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से वो प्रकाशमान दिखाई देता है। ठीक है, और जब सूर्यास्त भी होता है तो भी आप बहुत अच्छे से उसको नज़ारा देख सकते हैं। सेम चीज़ आप अचानक मार टाइगर अभ्यारण्य में के पास जो जगह है, ठीक है, माचा डोंगरी और झंडी डोंगरी, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। अचानक मार अभ्यारण्य में अनेक दर्शनीय स्थल है, उसमें से हैं सिंहावल सागर, पंडवानी तालाब, रक्षा साग, नाग बहारा, लक्ष्मण डोंगरी, मेंढरी सरई, जंगली पठार और खुड़िया जलाशय। ठीक है, हाल में यहाँ कई मेंगोलिन भी देखे गए हैं। क्या देखे गए हैं? मेंगोलिन, याद रखेंगे, मेंगोलिन भी देखे गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कुछ की पॉइंट, जिसको आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आप इसको जो है पीडीएफ में और अच्छे से पढ़ सकते हैं की पॉइंट को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अचानक मार अभ्यारण्य मुंगेली जिला, इसको पूछा जाता है, बहुत ही फेमस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अमरकंटक का। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैकल मालाओं पर्वतमालाओं के मध्य समुद्र तल से 3500 फीट की ऊंचाई पर बसा अमरकंटक भारत की 7 प्रमुख नदियों में से एक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। आप जानते हैं अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अमरकंटक को आम्रकूट तथा अमरकंटक कहते हैं। यहीं से नर्मदा नदी निकली है, जिसके कारण इसे मैकुल सूता भी कहते हैं। मैकल सूता, मैकुल सूता भी कहते हैं। इसे रेवा के नाम से भी पुकारते हैं। जो नर्मदा नदी है उसको रेवा नदी के नाम से भी आप जानते हैं, इसका उल्लेख आपको देखने को मिलता है पुराणों में। यही सोन नदी का उद्गम स्थल भी है। ठीक है, आप जानते हैं सोन नदी नर्मदा नदी के बारे में, दो नदियां हैं। सोन नदी उत्तर की ओर चली जाती हैं। ठीक है, सोन नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसको लिंग अगर बात करें तो पुल्लिंग में आता है। ठीक है, किस में आता है? पुल्लिंग में आता है। ठीक है,
तो ध्यान रखेंगे, इसको भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा माई का मंदिर बात करते हैं तो यहीं अमरकंटक में आपको नर्मदा माई का मंदिर देखने को मिलेगा। इसमें नर्मदा माई की सुंदर प्रतिमा रखी हुई है। इसका निर्माण धुंधमार राजा ने करवाया है। यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, ध्यान रखेंगे। अब यहीं पांडवों का मंदिर है। ये मंदिर पांडवों के अज्ञातवास की याद दिलाते हैं। इन मंदिरों के समीप जटेश्वर महादेव का मंदिर भी है। किसका? जटेश्वर महादेव का मंदिर है, जिनका शिल्प खजुराहो से मिलता जुलता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ आपको पांडवों के अज्ञातवास की भी जानकारी मिलती है। साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो जो महासमुंद का खल्लारी जिला है, खल्लारी जो स्थल है, ठीक है, जहाँ पर खल्लारी माता का मंदिर है, ठीक है, महासमुंद जिला में, वहाँ भी आपको पांडवों का अज्ञातवास की जानकारी वहाँ से भी मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब जुहली का मंदिर, जुहली का मंदिर के बारे में बात करते हैं। ये भी अमरकंटक में आपको देखने को मिलेगा। मंदिर की प्रतिमा बड़ी कलात्मक है। उसके अंगों में उत्कृष्ट आभूषणों की सजावट दिखाई देती है। जुहली नाइन जाति की थी, ध्यान रखेंगे। कौन सी जाति की थी? नाइन जाति की थी। उसका वास्तविक नाम ज्वाला था। एक दंत कथा के अनुसार नर्मदा और सोन के बीच विवाह संबंध निश्चित हुआ। वैवाहिक कार्यक्रमों के बीच जुहली सोन के रूप, सौंदर्य तथा विशालता पर मोहित हो गई और एक रात छल पूर्वक नर्मदा के आभूषणों को धारण कर प्रणय याचना हेतु सोन नदी के पास चली गई। सोन ने जैसे ही प्रणय के लिए जुहली का आलिंगन करने वाला था, उसी समय नर्मदा नदी आ गई। नर्मदा को इस षड्यंत्र का पता उसकी सखी माला से लग गया था। नर्मदा क्रुद्ध होकर आग बबूला हो गई और क्रुद्ध सिंहनी के समान अपना विकराल रूप धारण कर ली। इसे देखकर सोन पहाड़ी के पूर्व की ओर खाई में कूद गया और ज्वाला दक्षिण की ओर भागकर नदी के रूप में परिवर्तित हो गया और बहने लगी तथा ज्वालावती कहलाने लगी। ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसे कहानी आपको देखने को मिलेगा। सोन और नर्मदा का आपको विवाह का कार्यक्रम हमेशा, मतलब जो कहानी है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, आप छत्तीसगढ़ के इतिहास में इसको भी इसका उल्लेख भी मिलता है आपको। ठीक है, आप जो प्राचीन इतिहास, जो नदी वाला जो चैप्टर आप पढ़ते हैं, ठीक है, इतिहास बोलता हूँ, भूगोल में, ठीक है, तो नदी वाले चैप्टर में भी इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, सोन नदी का, और उसमें सोन नदी को पुल्लिंग में लिया जाता है। ठीक है, इसको भी बताया हूँ मैं आपने। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको आप पढ़िएगा। ठीक है, तो जुहली मंदिर का उल्लेख भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका शॉर्ट, इसमें नोट से बना हुआ है, तो इसको आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, देखो जितना भी ये नदी वगैरह है, सबका आपको कहानी मिलेगा। ठीक है, ये जन मान्यता है, लोगों की द्वारा बनाया हुआ कहानी भी रहता है। ठीक है, तो जैसा बुक में लिखा है वैसा आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इतना सच है इस बात में, उसको कोई नहीं जान सकता। ठीक है, क्योंकि जैसा जन मान्यता रहता है, जन श्रुति रहता है, उस आधार पर ये लिखा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिवरी नारायण का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शिवरी नारायण, यहाँ से क्वेश्चन बना था लेबर इंस्पेक्टर में। महानदी, शिवनाथ और जोग नदियों के पावन संगम पर जांजगीर चांपा जिले में शिवरी नारायण स्थित है। दंडकारण्य में एक समय राजा सबर राज्य करते थे। उसी सबर राजा की बेटी सबरी थी, ध्यान रखेंगे, है ना। ये किसकी बेटी थी? सबरी जो है, सबर राज्य। ठीक है, सबर का राज्य था। ठीक है, राजा सबर का राज्य हुआ करता था शिवरी नारायण में, और उसी की बेटी थी सबरी। ठीक है, इसे नारायणपुर के नाम से भी जाना जाता था। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण इस क्षेत्र में सबरी का आश्रम होने के कारण इसे शिवरी नारायण कहा गया, या इसका नाम शिवरी नारायण पड़ा। अब हम बात करते हैं खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर। ठीक है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर के बारे में बहुत अच्छे से आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ का इतिहास जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप ईशान देव के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, और साथ ही ये भी मान्यता है कि इसको भगवान लक्ष्मण ने बनवाया था। ठीक है, तो अलग अलग जनश्रुति है, अलग अलग कहानी है इसके पीछे, ध्यान रखेंगे। इसी लक्ष्मणेश्वर मंदिर को लाखाचौर मंदिर के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें 1 लाख छिद्र है और यहाँ 1 लाख चावल के दाने जो है चढ़ाए जाते हैं। इसे छत्तीसगढ़ का काशी भी कहते हैं। पौराणिक कथा अनुसार इस मंदिर का निर्माण भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण द्वारा करवाया गया था, इसलिए इसे लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। खरौद आम वृक्षों के लिए जो प्रसिद्ध है, यह जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। अब हम पढ़ते हैं पीथमपुर। यह, ठीक है, पीथमपुर, यहाँ ये गलत लिखा है। हसदो नदी के किनारे भगवान शिव का मंदिर है, जिसे कालेश्वर नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है।
महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ 10 दिवस का मेला लगता है। प्रतिवर्ष रंग पंचमी के अवसर पर नागा संतों द्वारा भगवान शिव का विवाह जुलूस निकाला जाता है। ठीक है, पीथमपुर हसदो नदी, ध्यान रखेंगे, कोरबा हसदो नदी पीथमपुर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसको भी। ठीक है, यहाँ तक पीथमपुर मेरे को याद आ रहा है ये जांजगीर चांपा में है, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जगह मेरे को थोड़ा सा इसमें से कन्फ्यूज़न है। तो पीथमपुर जांजगीर चांपा जिला है जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, क्योंकि हसदो नदी किनारे है। ठीक है, पीथमपुर जांजगीर चांपा, यहाँ जो है हसदो नदी का जो है जल प्रवाहित होता है, तो मेरे को याद आ रहा है जांजगीर चांपा। एक बार आप देख लेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं दमोह दर्रा के बारे में। यह शक्ति से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह प्राकृतिक जल प्रपात है। यहाँ की प्राकृतिक गुफा, राम जानकी मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, ऋषभ देव मंदिर, पंचवटी और सीतामंडी प्रमुख दर्शनीय स्थल है। उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रहासनी का। यह स्थल महानदी और मान नदी के संगम पर स्थित है। आप जानते हैं चंद्रपुर में माला, आपको बताया था, है ना, चंद्रपुर में माला, चंद्रपुर में माला। ठीक है, ऐसा चंद्रपुर में माला, ऐसा टाइप के आप याद रख सकते हैं। चंद्रपुर में मान नदी, महानदी और लात नदी, 3 नदी का संगम होता है। ठीक है, तो महानदी और मान नदी के संगम पर स्थित एक पवित्र स्थल है कौन? आपका चंद्रहासनी देवी मंदिर। महानदी के तट पर चंद्रहासनी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। संगम के टापू पर आपको नाथल दाई का मंदिर दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं जांजगीर। यहाँ की पुरानी बस्ती से 12वीं शताब्दी का भीमा तालाब के पास का एक विष्णु मंदिर प्रसिद्ध है। मंदिर का निर्माण 2 भागों में हुआ है। यह मंदिर मूर्ति विहीन है, इसलिए इसे नक्टा मंदिर कहते हैं। इसकी दीवारों पर दशावतार की मूर्तियां हैं और किनारे पर किन्नरियों तथा स्त्रियों की मूर्तियां हैं। मंदिर के ऊपर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियां हैं। यह जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अड़भार के बारे में। तो यहाँ अष्ट देवी की प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के 2 दरवाजे हैं। यह शक्ति जिला में स्थित है। इसको पूछा जाता है। घटादाई, त्रिपुर सिंगार देवी, जांजगीर चांपा से 25 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर एवं जंगलों से घिरा हुआ सुंदर स्थल है। कहारा जांजगीर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लीलागर नदी के तट पर चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ दृश्य। ये जगह है कहारा, जो जांजगीर चांपा जिला से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, लीलागर नदी के तट पर। अब बात करते हैं देवरघटा के बारे में। यह महानदी शिवनाथ और लीलागर नदियों का संगम है। यह एक सुंदर पिकनिक स्थल है, ध्यान रखेंगे। तो महानदी, शिवनाथ नदी और लीलागर नदी का संगम कहाँ है? तो देवरघटा में। ठीक है, अब हम बात करते हैं भोरमदेव कवर्धा। छत्तीसगढ़ का यह स्थल प्राचीन स्थापत्य एवं पुरातत्व कला के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक वातावरण में ग्राम छपरी के निकट चौरा में ये स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। गोंड जाति के उपास्य देव भोरमदेव महादेव शिव का एक नाम है। के नाम पर निर्मित किए जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? भोरमदेव पड़ा। ठीक है, तो गोंड जाति का एक देवता है भोरमदेव। ठीक है, एक्चुअल में ये महादेव ही है। ठीक है, जिनका नाम भोरमदेव है। ठीक, यहाँ हनुमान जी की भव्य मूर्ति है। इसकी कला खजुराहो एवं कोणार्क की शैली पर है। इस मंदिर का निर्माण कवर्धा के राजा गोपाल देव द्वारा 14वीं शताब्दी में किया गया था। मंदिर में शिवलिंग और नंदी की प्रतिमाएं बताती हैं यहाँ के शासक शिव के उपासक रहे होंगे। मंदिर के बाह्य आवरण पर पुरुष और नारी के संयोग का जो विभिन्न आसनों में दर्शाया गया है वह न्यूड कला का प्रतीक है। इसे तांत्रिक साधना की अभिव्यक्ति मानते हैं। ठीक है, यहाँ तंत्र मंत्र पूजा होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसकी चौकी उल्टे विकसित कमल के समान है, जिस पर कीचक बने हुए हैं जो छत का भार थामे हुए हैं। छत पर शतदल कमल बना हुआ है, जहां गरुड़ासन लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा एवं ध्यान मग्न पद्मासन में बैठी हुई प्रतिमा विद्यमान है। ठीक है, भोरमदेव मंदिर आप गए होंगे। ठीक है, बहुत अच्छी जगह है, नहीं गए तो एक बार जाके देखिएगा। खजुराहो कहा जाता है छत्तीसगढ़ का इसे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मंडवा महल के बारे में। तो भोरमदेव मंदिर के दक्षिण में आधा किलोमीटर की दूरी पर चौरा गांव के पास खेतों में एक पत्थर से निर्मित शिव मंदिर है, जिसका नाम मंडवा महल है। ठीक है, यहाँ खुदाई से काल भैरव की विशाल प्रतिमा मिली है। यह मूर्ति घाटियों के घने जंगलों के भूगर्भ में पाई गई थी। ठीक, अब उसके बाद छेरकी महल के बारे में बात करते हैं। यहाँ जो है
छेरी की गंध आती है, ठीक है, इसलिए इसको छेरकी महल कहा जाता है। भोरमदेह के दक्षिण पश्चिम में 1 किलोमीटर की दूरी पर 14वीं सदी का शिव मंदिर है, जिसे फनी नागवंशी शासनकाल में एक छेरी के चराने वाले को सौंप दिया गया था, जिसके कारण इसका नाम छेरकी महल पड़ा। ठीक है, यहाँ अलग कहानी लिखा है। आप अन्य बुक पढ़ेंगे तो आपको दूसरी कहानी मिलेगी कि हाँ छेरी की गंध आती है, जिसके कारण इसको छेरकी महल कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग जनश्रुति है, जनश्रुति के आधार पर ही ये पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, मतलब जो पर्यटन स्थल है वो चैप्टर खासकर। यहाँ का शिवलिंग बहुत सुंदर एवं कलात्मक है। डोंगरिया के बारे में बात करते हैं। कवर्धा से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक नदी के तट पर एक प्राकृतिक शिवलिंग है। यह बड़ा आकर्षक है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। देव बलौदा के बारे में बात करते हैं। यह दुर्ग नगर भिलाई रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ शिव जी का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में एक स्थान पर रिछ, रिछ मतलब होता है बियर्स, है ना, बियर्स, ठीक है, या भालू, ठीक है, तो रिछ का आखेट करते हुए दिखाया गया है, जो बड़ा आकर्षक है। दीवारों पर रिछ का चित्र बनाया गया है। इसे मारने के लिए शिकारी हाथों में बर्छा लिए हुए हैं। इस क्षेत्र में पहले बड़ी मात्रा में रिछ उपलब्ध थे, मतलब भालू उपलब्ध थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं बालोद जिला का जो पर्यटन स्थल है उसके बारे में। यह तांदुला नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ प्राचीन मंदिरों में अनेक भग्नावशेष है। यहाँ एक कपिलेश्वर नामक चौकोर सरोवर है, जिसके किनारे कपिलेश्वर के 7 मंदिर बने हुए हैं। यहाँ बड़ी संख्या में सती चबूतरा है। इसमें एक चबूतरा बस्ती से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो बड़ा आकर्षक है। अब हम बात करते हैं पार्श्व तीर्थ नगपुरा के बारे में। आप जानते हैं भिलाई रोड में अगर आप जाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा। दुर्ग से 14 किलोमीटर की दूरी पर शिवनाथ नदी के किनारे नगपुरा में जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थान है। शिवनाथ नदी के तट पर इसकी स्थापना 5 फरवरी 1995 को की गई थी। ध्यान रखेंगे ये डेट, ठीक है। रावलमल जी जैन ने पार्श्वनाथ की मूर्ति की स्थापना की। वह नगपुरा गांव था जहां 23 तीर्थंकर की स्थापना 1779 में की गई थी। ये डेट थोड़ा सा मेरे को ना कंफ्यूजन करता है, ठीक है, क्योंकि ये लिखा हुआ है 1779, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इतना गेप 1779 उसके बाद 1981 डायरेक्ट, तो मेरे को लगता है ये 1979 होना चाहिए। ठीक है, बट बुक में जो लिखा है मैं वही चीज़ यहाँ लिखा हूँ। ठीक है, तो एक बार अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो एक बार और इसको अच्छे से देख लेंगे आप, है ना। मैं ढूंढा लेकिन मेरे को नहीं मिला, एडिट डायरेक्ट यही मिला। ठीक है, तो एक बार देख लेंगे आप। तो 1789 लिखा हुआ है। ठीक, तो 1981 में गंडक नदी के किनारे उगना गांव में पार्श्वनाथ की मूर्ति की स्थापना की थी। वहाँ भयंकर जहरीले सर्प भी थे। मंदिर में पार्श्वनाथ की 15 प्रतिमाएं हैं। नित्य मंडप और रंग मंडप में 14 आकर्षक मूर्तियां हैं। श्री पार्श्वनाथ की सप्रफन नागराज वाली प्रतिमा इस मंदिर का मुख्य आकर्षण कही जा सकती है। ठीक है, मतलब नाग भगवान का वहाँ मूर्ति बना हुआ है, पार्श्वनाथ जी का भी मूर्ति है। ठीक है, तो ये मूर्ति जो है यहाँ का आकर्षण कही जा सकती है। अब गंगा मैया मंदिर के बारे में जानते हैं, बालोद जिला में स्थित है, बस इतना ही याद रखना है। सिहावा नदी के सिहावा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सिहावा पर्वत आप जानते हैं महानदी का उद्गम स्थल है। महानदी का उद्गम स्थल होने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ गया है। पहले इसी पर्वत पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर रताया नामक ग्राम है, जहाँ अंगरीश ऋषि का आश्रम था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, इसको भी पूछे जाने की संभावना है, अंगरीश ऋषि। उसके बाद 32 किलोमीटर की दूरी पर मेचका नामक गांव है, जहां मुचकुंद नामक ऋषि का आश्रम था। ठीक है, इसीलिए इस पर्वत को, सिहावा पर्वत को मेचका सिहावा भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 3 ऋषि का वर्णन देखने को मिलेगा। एक श्रृंगी ऋषि का है, ठीक है, दूसरा है अंगरीश ऋषि का, ठीक है, तीसरा आपको मुचकुंद ऋषि। तो ये 3 ऋषि का नाम याद रखेंगे, सिहावा पर्वत। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ श्रृंगी ऋषि की मूर्ति स्थापित है। श्रृंगी ऋषि पर्वत को महेंद्र पर्वत कहते हैं। ठीक है, इसी पर्वत पर भगवान परशुराम तपस्या किया करते थे, ध्यान रखेंगे। जो श्रृंगी ऋषि पर्वत है, सिहावा पर्वत है या महेंद्र पर्वत है, यहीं परशुराम जी तपस्या करते थे। यहाँ के कुंड से नियमित कुछ दिन तक स्नान करने से कोढ़ की बीमारी दूर हो जाती है। ठीक है, अब बताएंगे कौन राजा है जो अपनी कोढ़ की बीमारी को दूर करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। ठीक है, बताएंगे कमेंट करके, अगर आप पढ़े होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, आप
आषाढ़ माह में जो गोचा पर्वत होता है, गोचा पर्व मनाया जाता है, उसको अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो इसके बारे में आपको मालूम हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं डोंगरगढ़ के बारे में। तो डोंगरगढ़ राजनांदगांव जिले में स्थित है। पहाड़ी पर 1600 फीट की ऊंचाई पर स्थित मंदिर को बड़ी बमलेश्वरी माता का मंदिर कहते हैं, और नीचे में एक और मंदिर है जिसको छोटी बमलेश्वरी माता का मंदिर कहा जाता है। इसे कल्चुरी वंश का मंदिर माना जाता है। उस समय राज्य में सुख और शांति स्थापित थी। लगभग 2200 वर्ष पूर्व इसका नाम कामाख्या नगरी था। ठीक है, याद रखेंगे, डोंगरगढ़ का नाम कामाख्या नगरी था, और यहाँ के राजा वीर सेन निसंतान थे। राजा ने पुत्र प्राप्ति हेतु महिष्मतिपुरी में शिव जी और दुर्गा की स्थापना की, जिसके फलस्वरूप रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी भक्ति भाव से प्रेरित होकर राजा ने मां बमलेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया। पहाड़ी के नीचे छोटी मां बमलेश्वरी का मंदिर है। 1964 में राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने इस मंदिर के संचालन का भार बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति को सौंपा। अब हम बात करते हैं मां भवानी मंदिर, करेला गांव। ठीक है, डोंगरगढ़ के पश्चिम भाग में ग्राम पुराना करेला की पहाड़ी के ऊपर यह मंदिर राजनांदगांव जिले में स्थित है। ठीक है, लगभग 250 वर्ष पूर्व करेला गांव के जमींदार उमेद सिंह कंवर, ध्यान रखेंगे जमींदार का नाम उमेद सिंह कंवर, अपने घर के बाहर बैठे थे। उसी समय एक कन्या आई और वहां से चली गई, और वो कन्या जो है जाकर पेड़ में बैठ जाती है, और पेड़ में बैठने के बाद जब जो जमींदार है वो रात के समय जब निकलते हैं, गांव वाले पूरे चले जाते हैं, तो रात के समय जब निकलते हैं तो उनको सी पर बैठे हुए वो कन्या जो है दिखाई पड़ती है। उसके बाद ये जो जमींदार है गांव वालों को बुलाते हैं, गांव वालों से बात करते हैं और गांव वालों को बताते हैं कि ये जो कन्या है, जो कन्या मैंने देखा था सुबह वो पेड़ में बैठी, फिर शाम के समय, रात्रि के समय ये सी पर सवार होके मुझे दिखाई पड़ी। तो सभी लोग उनकी बात को मानते हैं और उस स्थल पर जाकर देखते हैं तो एक ज्वाला जो है वहाँ दिखाई पड़ती है, और लोग उसकी पूजा प्रार्थना करते हैं उनसे, और वहाँ मंदिर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार इसकी कहानी है, तो आप इसको जान सकते हैं। आज भी आप जाएंगे करेला गांव में तो बहुत बड़ा काली माता का मूर्ति जो है बना हुआ है। ठीक है, अगर आप उस एरिया से हैं या उसके आसपास रहने वाले हैं तो बिल्कुल जाके आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये रहा पूरा कहानी। ठीक है, आपको जो बताया मैं। उसके बाद हम बात करते हैं खैरागढ़ के बारे में। तो राजनांदगांव से 37 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है खैरागढ़। भारत का प्रसिद्ध महत्वपूर्ण खैरागढ़ इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय है। ठीक है, एशिया का अपने आप में एक विशालतम ये विश्वविद्यालय है और एकमात्र विश्वविद्यालय है। ठीक है, खैरागढ़ की राजकुमारी इंदिरा को संगीत से बहुत लगाव था। ठीक है, इसी कारण उसकी मृत्यु होने पर उसके माता पिता ने जो है अपने महल को एक विश्वविद्यालय के रूप में बदला। ठीक है, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके माता पिता राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह एवं रानी पद्मावती देवी ने इंदिरा की संगीत से सदैव लगाव बनी रहे, अतः अपना राजमहल कमल विलास, राजमहल का नाम है कमल विलास महल को संगीत महाविद्यालय की स्थापना हेतु दान स्वरूप दे दिया। फिर बाद में ये विश्वविद्यालय बना। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंबागढ़ चौकी के बारे में। तो यहाँ का महिषासुर मर्दनी का मंदिर बड़ा धार्मिक स्थल है, जो अंबागढ़ चौकी से 6 किलोमीटर की दूरी पर निर्मित है। ठीक है, तो अंबागढ़ चौकी में नाम से ही समझ आ रहा है अम्बा। ठीक है, माँ भवानी, माँ अम्बा, माँ दुर्गा। ठीक है, तो महिषासुर मर्दनी का नाम ही है। उसके बाद हम बात करते हैं सिंघनपुर की गुफा के बारे में। तो प्रागैतिहासिक काल के अद्वितीय शैल चित्रों का यह महत्वपूर्ण केंद्र भूपदेवपुर के उत्तर में रायगढ़ जिले में स्थित है। यह एक छोटा सा गांव है। यह चवा ढाल पहाड़ी के गिरिपाद, मतलब चवा ढाल की जो पहाड़ी है उसके नीचे ये गांव स्थित है। यहाँ कई गुफाएं हैं, जिनमें से कुछ की खोज 1910 में सर्वप्रथम एंडरसन ने की थी। वहाँ के चित्रों के 3 समूह में विभाजित किया जा सकता है। गुफा की दीवार पर बने चित्र, गहरे विवर के पार्श्व में बने चित्र और शैल पृष्ठों पर बने चित्र, 3 भागों में वहाँ के चित्रों को बांटा गया है। उपरोक्त चित्रों को बनाने में जिस रंगों का प्रयोग किया गया है उसे बड़ी सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। सबसे पहले गेरू रंग बनाया गया है। तो गेरू रंग को आयरन ऑक्साइड का प्रयोग कर बांस या सरकंडों की तुलिकाओं के माध्यम से किया गया रहा होगा। सभी चित्र एक ही रंग में बनाए गए और इसको पूछा गया था अभी एग्जाम में इसको। ठीक है, हाल ही में एग्जाम हुआ, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन उसमें इसको पूछा गया से इसका रंग। ठीक है, कि इस सिंघनपुर की गुफा में बने शैल चित्रों का रंग कौन से रंग का है, तो इसको पूछा गया था। जहाँ तक क्वेश्चन यही था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लाल रंग, गेरुआ रंग। ठीक है, उसके जहाँ के जो छिपकली है, घड़ियाल है, कौन कौन से रंग में बने हुए, ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। ठीक है, अब आखेट के दृश्य में
अरना भैंस का पीछा करना और दूसरे दृश्य में विशाल का हाथी का पीछा करते हुए दिखाया गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक दृश्य में सिपाही अरना भैंसे पर भालू से आक्रमण कर रहे हैं। एक छोटे चित्र में पशु को भालू से बुरी तरह घायल दर्शाया गया है। एक दृश्य में आखिर दुर्घटना को चित्रित किया गया है। इस दृश्य में एक जंगली सुअर ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया है और उस व्यक्ति को बचाने के लिए दूसरा व्यक्ति उस पशु पर गदा से प्रहार कर रहा है। यह चित्र स्पेन के एक जलाशय में बने हुए प्रागैतिहासिक चित्र से मिलता जुलता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ के चित्र किससे मिलता जुलता है? तो स्पेन के जो शैलचित्र है, स्पेन में जो शैलचित्र बने हुए हैं प्रागैतिहासिक काल के, उन चित्रों से ये मिलता जुलता है, ध्यान रखेंगे। एक सुरक्षित दृश्य है जिसमें बैल या सांभर का चित्र, शिकार का चित्र चित्रित किया गया है। इसे लोग मुखौटा लगाए हुए हैं। कुछ चित्रलेखों का आकार बड़ा जटिल है जो वक्राकार है। यहाँ सर्वाधिक चित्रलेखन जलप्रपात का है। ठीक है, मतलब जितने भी चित्र बने हैं तो सर्वाधिक उसमें क्या है? जलप्रपात का चित्र है। पशुओं के रेखा चित्र सजीव है। छिपकलियों के चित्र विशिष्ट रूप से अच्छे हैं। यहाँ के चित्रों को ध्यान से देखने पर ऑस्ट्रेलियाई चित्रों से संबंध होने का संकेत दिखाई पड़ता है। तो स्पेन और ऑस्ट्रेलिया यहाँ से संबंधित हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे, पूछा जा सकता है भविष्य में। अब उसके बाद राम झरना के बारे में बात करते हैं। सिंघनपुर के पहाड़ी के किनारे राम झरना है जहाँ से निरंतर जल का प्रवाह होता रहता है। यह रायगढ़ जिले में स्थित है। अब हम बात करते हैं कपड़ा पहाड़ के बारे में। पुरातत्व की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का यह विश्वविख्यात क्षेत्र है। रायगढ़ से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। यहाँ की सारी चित्रकारी लाल रंग से है। तो सिंघनपुर में गेरुआ रंग और कपड़ा पहाड़ में लाल रंग का उपयोग हुआ है। यहाँ घड़ियाल, सांभर, हिंसक जीव जंतुओं एवं पशुओं के श्रृंखलाबद्ध चित्र एवं मानव के दुर्लभ चित्र दर्शनीय है, ध्यान रखेंगे। सिंघनपुर में गेरुआ रंग को याद रखेंगे, ठीक है। और आपको कबरा पहाड़ में याद रखना है लाल रंग। कबरा पहाड़ लाल रंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रंग का नाम, कलर है ना, लाल और गेरुआ, इसको याद रखना है। गेरुआ जो है आयरन ऑक्साइड से बना है, आयरन ऑक्साइड से बना हुआ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जिसको जो बांस की तुलिका है उसके द्वारा लगाया गया है, उसके द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यह विश्वविख्यात रायगढ़ के पूर्वी भाग में स्थित धनुषाकार गजमार पहाड़ी के अंतिम भाग में विश्वनाथ पाली तक विस्तृत है, जिसे देखने के लिए भारत तथा विश्व के अन्य देशों के विद्वान यहाँ आते रहते हैं, ठीक है। तो कबरा पहाड़, सिंघनपुर की गुफा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं पुजारी पाली का मंदिर। यह रायगढ़ जिले में एक गांव है जहां जैनियों और हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियां पाई गई हैं। यहाँ एक प्राचीन मंदिर के भग्नावशेष भी मिले हैं जिसे क्योटिन मंदिर के नाम से पुकारते हैं। यहाँ शिवलिंग की स्थापना भी की गई है। शासकों द्वारा मंदिर के पुजारी को यहाँ के गांव की जमीन दान में दी गई थी, जिसके कारण से पुजारी पाली इसका नाम पड़ा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बोतल्ला के बारे में। खरसिया के पास स्थित इसी पहाड़ी में कई आदि मानव की गुफाएं हैं। यहाँ आदि मानव रहते थे, किंतु शिलालेख एवं शैल चित्र नहीं पाए गए हैं। रायगढ़ जिला में यह स्थित है। तो याद रखेंगे बोतल्ला में आदि मानव रहते थे, इस बात की जानकारी है, बट कोई भी शिलालेख शैल चित्र नहीं पाए गए हैं। अब हम बात करते हैं बसनाझार के बारे में। तो रॉबर्टसन स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर ब्राह्मणी पहाड़ी है। यहाँ सलासरों में हाथी, जंगली भैंसा और हिरन के शिकार का चित्र है। आदि मानव के लिए गेरुए रंग से, आदि मानव के जो चित्र है गेरुए रंग से बनाए गए हैं। पुरातत्ववेत्ता इन्हें 10,000 वर्ष पुराना मानते हैं। यह रायगढ़ जिला में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं सारंगगढ़ के बारे में। तो पर्यटकों के लिए यहाँ का मुख्य आकर्षण गिरी विलास महल, ध्यान रखेंगे कौन सा है, गिरी विलास महल, गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य, किंकारी बांध, केदार बांध, गुटका बांध इत्यादि है। राजमहल से लगा हुआ समलेश्वरी देवी का मंदिर है, ठीक है, सारंगगढ़। तो ये जितना भी जगह है, ठीक है, सारंगगढ़ में, सारंगगढ़ भिलाईगढ़ एक जिला है आप, ठीक है, उसमें आप इन सब स्थानों को जान सकते हैं। गिरी विलास महल है, गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, किंकारी बांध है, केदार बांध है, गुटका बांध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रायगढ़। तो रायगढ़ में पर्वतीय भागों की अधिकता है जो सतपुरा की शाखाएं हैं। सिसरिंगा घाटी यहाँ की उच्च भूमि है, ध्यान रखेंगे। रायगढ़ की उच्च भूमि
सिसरिंगा घाटी, ठीक है। सरौंद की पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर फैली ऊंची चोटियां हैं। यहाँ प्रागैतिहासिक काल के उपकरण, शैलचित्र, शिलालेख और सिक्के आदि पर्याप्त संख्या में प्राप्त हुए हैं। यहाँ का मोती महल, ठीक है, और बादल महल दर्शनीय है। इसके सिवा गौरी शंकर मंदिर, श्याम मंदिर, पहाड़ मंदिर और बंजारी माता का मंदिर जो है प्रसिद्ध है। कमला नेहरू पार्क है, हरितिमा और इंदिरा विहार यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ का जो है अच्छा उद्यान है। अब बात करते हैं ओंगना। रायगढ़ से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर धर्मजयगढ़ तहसील में ओंगना गांव है। यहाँ प्राचीन गुफा है जो प्राचीन समय में मानव का आश्रय स्थल हुआ करता था, और गुफा के अंदर शैल चित्र बने हुए हैं। तो ये सब जितना भी जगह है, ओंगना, बसनाझार, ठीक है, आपका सिंघनपुर, कपड़ा पहाड़, ये सबसे तो क्वेश्चन आप अगर पहले भी पेपर दिए हैं तो बिल्कुल इसके बारे में जानते हैं। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्कुल नए हैं, तो इन सब जगहों को बहुत अच्छे से आप याद रख लें, क्योंकि यहाँ से प्राचीन इतिहास में अगर क्वेश्चन बनना है, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का, तो इन्हीं सब जगहों से बनता है, ठीक है। खासकर जहाँ से सिक्के मिले हैं, जहाँ से जो शैल चित्र मिले हैं, उसका रंगों के बारे में, ठीक है, और वहाँ आदि मानव के जो और भी जो शैल चित्र है, साथ ही कलर है ना, खासकर कलर को याद रखेंगे कि कौन से गुफा में कौन कौन से रंग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो हरा रंग का प्रयोग, ठीक है, हरा रंग का प्रयोग कौन से गुफा के शैल चित्रों में हुआ है, ठीक है, इसका आंसर आप देंगे, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे से वाकई में आप तैयारी किए हैं और बहुत अच्छे से अगर पढ़े हैं आप इतिहास को, ठीक है, आप इतिहास के बारे में जानकारी रखते हैं, ठीक है, या बहुत अच्छे से तैयारी किए हुए हैं, या पीएससी वगैरह का पेपर अगर आप दिए हैं या एनालिसिस करते हैं पेपर का, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप देखे होंगे कभी ना कभी। तो मुझे आप बताएंगे कमेंट करके, या नहीं भी पढ़े तो भी कोई बात नहीं, आप ढूंढ के बताएंगे मुझे कि हरा रंग का प्रयोग छत्तीसगढ़ में, या मतलब जो रायगढ़ वाला जो एरिया है, अब आपको एरिया भी बता देता, रायगढ़ का जो एरिया है वहाँ के कौन सी गुफा में हरे रंग के का प्रयोग शैल चित्रों में किया गया है, ठीक है। मतलब कहाँ के गुफा के शैल चित्र का रंग हरा रंग का है, ठीक है, कहीं कहीं हरा रंग का प्रयोग है, तो कौन से गुफा का शैल चित्र है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप वाकई में पढ़े हैं तो बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, वाकई में तैयारी करने वाला आप स्टूडेंट है, जानकारी रखते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं टेरम। रायगढ़ जिले में स्थित जिनका पुरातात्विक महत्व है। इस गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर उच्च भूमि पर एक विशाल वट वृक्ष है, जिसके नीचे एक प्राचीन देवालय है। ग्रामीणों के अनुसार यहाँ देवताओं का निवास है। रतनपुर के शासक ने इसे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इन्हीं शासकों के द्वारा शिव मंदिर एवं जलाशयों का निर्माण कराया गया था। यहाँ पर खंजर रखा हुआ है, जिसे देवी का अस्त्र मानकर लोग इसकी पूजा करते हैं, और यहाँ प्राचीन सिक्के भी हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा छत्तीसगढ़ का भूगोल का ये जो पर्यटन चैप्टर है कंप्लीट होता है। अब इसके बाद 1 से 2 वीडियो में जो है आपका ये छत्तीसगढ़ का भूगोल डॉक्टर एल एन वर्मा जी का किताब को हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलिए, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पसंद आया होगा, ठीक है। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लगातार हमारे साथ बने रह सकते हैं, दोस्तों।